नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल स्टडी रूप में। मैं प्रकाश केसरवानी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि हम लोग देख रहे थे खासकर मूल विधि, संविधान और समान ज्ञान से जो भी क्वेश्चन आज तक हमारे एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन हम लोग एक एक शिफ्ट वाइज देख रहे थे। आपको पता है यूपीएसआई में 40 मार्क्स का हमारा जीएस पोर्शन है, जिसमें मूल विधि, पॉलिटी और जो जीएस है इसमें सारी सब्जेक्ट आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बात की जाए इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, सारी सब्जेक्ट जो होती हैं वो समान ज्ञान के अंतर्गत आती हैं। और पॉलिटी और मूल विधि का थोड़ा मेजर रोल रहेगा। तो ये सारी चीजें हम इस क्लास में देख रहे हैं। ये क्लास हमारी सिर्फ प्रीवियस ईयर की ना होकर बल्कि इस पे हम जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं उस टॉपिक पर हम एनालिसिस करते हैं कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बेस पर अब क्या क्या इस बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसा पेपर था उसकी कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हमारा आपसे वादा है ये आपका टाइम वर्थफुल होगा, बहुत ही अच्छी क्लास होगी, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ठीक है, हम लोग देख रहे थे 14 दिसंबर 2017 की शिफ्ट 3। कल हम लोग ने इसका पार्ट 1 देखा था, जिसमें करीब हम लोग ने 11 क्वेश्चन आई थिंक हम लोग ने कर लिए थे। आगे क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज शुरू करने से पहले और बता दें, अब लगभग फिक्स हो गया है कि अक्टूबर लास्ट में एग्जाम होने फिक्स है। यानी कि मान लीजिए 20 अक्टूबर से एग्जाम शुरू हो जाएंगे और 10 नवंबर तक आपके एग्जाम समाप्त हो जाएंगे। तो 20 अक्टूबर आपकी अब फाइनल डेट मान लीजिए। और अगर आज है 3 या 4 तारीख है, अगर मान लीजिए आपका मैक्सिमम 50 दिन का समय बचा है, आप 50 दिन का क्रैश कोर्स समझ लीजिए, टारगेट समझ लीजिए, जैसे भी आपको पढ़ना है वैसे पढ़िए। ठीक है, और बिल्कुल मन से पढ़िए, कमेंट बिल्कुल दिल खोल कर करिए। कोई भी समस्या आ रही किसी भी सब्जेक्ट में, एनी सब्जेक्ट हम बोल रहे हैं आपको। देखिए मैथ और रीजनिंग के हम खुद ही टीचर हैं। हमने क्लास अभी यूपीएसआई क्लास नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी ज्यादा लोग आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है, ज्यादा लोग देखते नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे, आप लोग डिमांड करेंगे तो हम मैथ रीजनिंग की क्लास भी शुरू कर देंगे। हिंदी की भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है उसका भी बताइए। कोई भी सब्जेक्ट में यूपीएसआई से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में दिल खोल कर क्वेश्चन पूछिए। व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, अगर आप चाहे वहां ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है, ये सारी क्लास की पीडीएफ वहां पर मिल जाती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट में बताइए आपको एक्स्ट्रा कौन कौन सी क्लासेस चाहिए, किस टॉपिक पर क्लास चाहिए, हम आपके लिए सारी क्लासेस बनाएंगे। ठीक, चलिए इस नोट के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। 51 नंबर तक के क्वेश्चन हम लोग ने कल देख लिए थे। 52वें नंबर क्वेश्चन है, इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है? तो देखिए ये आपने बहुत कॉमन सा चिन्ह है, ये आपने बहुत जगह देखा होगा। देखिए होता क्या, जब आप रोड में चलते हैं, रोड में कई बार होती है एक ऐसी रोड है और बीच से एक रोड कट के ऐसे भी आ जाती है, यहाँ से भी लोग निकलते हैं। तो इसको बोलते हैं टी जंक्शन, यानी कि 3 रास्ता है वहां से। ठीक है, यहाँ से भी लोग आने लगते हैं। तो यहाँ पर एक सिंबल बना रहता है टी टाइप का इस तरह का, या इधर भी बना रहता है, तीनों तरफ बना देते हैं, सामने वालों को पता हो कि यहाँ पर 3 रास्ता है, यानी दूसरी तरफ से भी सामने से भी कोई आ सकता है। ठीक, तो इसको क्या बोला जाता है? टी जंक्शन। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ... एक महिला सहकारी संगठन है जो तरह तरह के सामान बनाती है, जिसमें प्रमुख है लिज्जत पापड़। सिंपल सा क्वेश्चन ये है, लिज्जत पापड़ जो महिला सहकारी संगठन बनाती है उसका नाम क्या है? तो देखिए उसका नाम आपको डायरेक्टली बता देते हैं, ऑप्शन ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि ये स्टैटिक का क्वेश्चन है। लिज्जत पापड़ जो बनाती है उस संगठन का नाम है श्री महिला गृह उद्योग। ये नाम है लिज्जत पापड़ जो संगठन बनाती है। क्या नाम है? श्री महिला गृह उद्योग। एक्चुअली इसको जिसका ज्यादा फेमस नाम लिज्जत पापड़ हो गया क्योंकि इनका पापड़ बहुत ज्यादा फेमस है। ये केवल पापड़ नहीं बनाते, आपको बता दें कि अन्य भी बहुत सारी खाने वाली चीजें बनाते हैं, बट इनका पापड़ फेमस हो गया, इस वजह से ये लिज्जत पापड़ नाम से ज्यादा जाने लगी, ना कि अपने ओरिजिनल नेम जो कि है श्री महिला गृह उद्योग। आगे से आप लिज्जत पापड़ कभी लीजिएगा तो देखिएगा ये नाम आपको वहां पर देखने को जरूर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण, पुनर्नवास एवं पुनर्स्थापन 2013 के अनुसार सरकारें जिन उद्देश्यों से भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं वे हैं। देखिए आपको 2013 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम हमने बहुत बार बताया है, तो इस बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन में किस किस उद्देश्य के तहत सरकारें भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं। आइए पढ़ते हैं। नंबर 1, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए परियोजनाएं। तो बिल्कुल सही है, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, उससे प्रभावित हो गए जो क्षेत्र, तो उनके रहने के लिए हमें परियोजनाएं चलानी पड़ेंगी, तो सरकार उसके लिए जरूर भूमि अधिग्रहण करेगी, किसी दूसरी जगह जाकर करेगी। तो ये बिल्कुल सही रीजन है। सेकंड आते हैं, निर्धन एवं भूमिहीन लोगों के लिए
आवास परियोजनाएं, ये भी बिल्कुल सही है। कई बार सरकार ऐसी जगह लोगों को मकान देती है, उसके लिए जो गरीब हैं, भूमिहीन हैं, उनको मकान देती है, आवास देती है। ऐसी परियोजना चलाने के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है? भूमि अधिग्रहण करना पड़ता है। तीसरा है सार्वजनिक प्रोविजन, यानी कि सभी के लिए जो फायदेमंद हो इस काम के लिए। देखिए तीनों काम के लिए सरकार भूमि अधिग्रहण कर सकती है। जी हाँ, तीनों काम के लिए कर सकती है, शहर गांव कहीं भी कर सकती है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, देखिए इसका आंसर तो हो गया ये, ए बी और सी तीनों रीजन सही है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा सर कि अगर भूमि अधिग्रहण करती है तो मुआवजा क्या मिलता है, और मिलता है तो कितना मिलता है? तो देखिए आपको बता दें, अगर शहर में भूमि अधिग्रहण कर रही सरकार, तो आप मान लीजिए आपकी कोई एक जमीन है, उस जमीन की जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसका दुगुना रुपए आपको मिलेगा। कितना? उसका डबल रेट आपको मिलता है शहर में अगर आपकी जमीन है। वहीं अगर आपकी जमीन ग्रामीण है, गांव की है, ग्रामीण इलाके में, तो जो भी आपकी जमीन का रेट होगा उसकी मार्केट वैल्यू का 6 गुना रेट मिलता है आपको। जी हाँ, जो गांव इलाका है, ग्रामीण इलाका है, वहां पर 6 गुना मुआवजा प्रदान करती है सरकार, और अगर शहर है तो आपको डबल वैल्यू देती है आपकी जमीन की या आपकी किसी भी चीज खेतों की, इसका डबल वैल्यू दी जाती है। ठीक है, इस तरह सरकार भूमि अधिग्रहण करती है। ऐसे नहीं कि चाइना जैसे हटो नहीं तो मार देंगे और कब्जा कर लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अपना ये भारत है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, आपके पास रहने की आजादी है। आर्टिकल नंबर 19 स्वतंत्रता का अधिकार, आपके पास फंडामेंटल राइट है। कोई आपसे रहने का अधिकार नहीं छीन सकता है, ना ही आपकी जमीन जबरदस्ती छीन सकता है, घर आपका जबरदस्ती छीन सकता है। उसके बदले सरकार आपसे रिक्वेस्ट करेगी, मुआवजा देगी उसके बदले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार इनमें से कौन सी वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आय के रूप में परिभाषित नहीं है? देखिए आय में क्या क्या चीज शामिल की जाती है, क्योंकि आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। आप जो इनकम कर रहे हैं, जो आप आय कमा रहे हैं, उसमें इनकम टैक्स देंगे। तो कौन कौन सी चीजें इनकम टैक्स में आएंगी, कौन कौन सी नहीं आएंगी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इनमें से 3 ऑप्शन दिए, उनमें से बताना है कौन सा नहीं आता। पहला, प्राप्त लाभांश। लाभांश क्या होता है? ये होता है डिविडेंड, इसकी इंग्लिश होती है डिविडेंड। डिविडेंड क्या चीज होती है? एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए कोई एक कंपनी है, मान लीजिए एक कंपनी हमने मान ली जोमेटो, अभी इसका लॉन्च भी हुआ आईपीओ जोमेटो। इसको इस वित्तीय वर्ष में फायदा हुआ। अब इसको जब फायदा होता है तो ये अपने इसका जो फायदा हुआ उसमें से लाभांश अपने शेयर धारकों को बांटती है। कुछ भी बांटेगी, मान लीजिए बोल दे कि हम 10-10 रुपए सबको बांटेंगे, क्योंकि आपने मेरे कंपनी में शेयर लिए हैं और हमें फायदा इतना हुआ है कि हम इसको बांट सकते हैं। तो इसको बोला जाता है डिविडेंड, या हिंदी में बोला जाता है लाभांश। तो देखिए ये बिल्कुल आय के उसमें आता है, ये भी एक तरह से आपकी इनकम कही जाती है। ठीक है, तो ये इनकम के दायरे में आता है। बैंक से प्राप्त ब्याज, देखिए आप कई बार क्या करते हैं, एफडी खुलवाते हैं, या सेविंग अकाउंट भी है आपका, या एफडी है, या और आपने कोई स्कीम ली है जिसके तहत आपको ब्याज मिलता है। तो वो ब्याज अगर 10,000 रुपए से साल में 10,000 रुपए से ज्यादा ब्याज हो गया है तो आपको उसमें भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो बैंक से प्राप्त ब्याज भी इनकम टैक्स की श्रेणी में आता है। थर्ड है पिता से मिली नगद भेंट। देखिए ये नहीं आता इनकम टैक्स के अंतर्गत। पिता से जो मिली नगद भेंट होती है उसके लिए अभी कोई दायरा नहीं बनाया गया है, ना ही 2016-17 में बनाया गया, ना ही अभी तक बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पूछा गया था कौन सा नहीं आता, परिभाषित नहीं है, तो ये हो जाएगा पिता से मिली भेंट परिभाषित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? औद्योगिक सुरक्षा बल की बात की जा रही है। ऑप्शन ए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, आपने सुना होगा, अपने यहाँ CISF होती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ठीक है, फिर बोला है CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व बल, फिर बोला है BSF सीमा सुरक्षा बल, फिर बोला है ITBP यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। तो देखिए आपको बताते हैं, एक एक करके नीचे से बताते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, जैसा कि नाम बता रहा है, भारत और तिब्बत की सीमा में जो पुलिस बल कार्य करती है उसको बोला जाता है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, ITBP। ये सिर्फ और सिर्फ वहीं पर काम करती है। वहीं अगर बात कर ली जाए BSF की, सीमा सुरक्षा बल, जो अपनी पाकिस्तान से बॉर्डर मिलती है वहां पर BSF वर्क करती है, तो वो उसको क्या है बोलते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, BSF या सीमा सुरक्षा बल। केंद्रीय रिजर्व फोर्सेस CRPF, ये लगभग हर जगह आपको मिल जाएगी। CRPF है, पुलिस का काम करती है, सेंट्रल के लिए पुलिस का काम करती है। केंद्रीय रिजर्व बल है, ठीक है, CRPF। अब ये जो बात आ रही है औद्योगिक सुरक्षा बल, ये कहां काम करती है? ये औद्योगिक क्षेत्रों में काम करता है। जैसे बात कर ली जाए डैम्स वगैरह हो गए आपके, बात कर ली जाए आपके पावर जनरेशन, पावर प्लांट हो गए आपके, ठीक है, पावर प्लांट हो गए। और अब तो इसको मेट्रो में भी अलाउ कर दिया गया, मेट्रोज हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए आपके, और बंदरगाह भी, पोर्ट्स भी नॉर्मल पोर्ट्स में भी लगती है।
तो ये सब चीजों की सुरक्षा कौन करता है? हमारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF करती है, और ये विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक सुरक्षा बल है। और जो अदर मतलब अपने ही भारत देश की है, ये चारों अपने भारत देश की है। तो CISF अपने भारत देश की जो विश्व में सबसे बड़ी यूनिट है, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा पोस्ट भी आती है, वैकेंसी भी आती है, और बहुत अच्छी जॉब है, एक बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है, ठीक है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक सुरक्षा बल है, इसको याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद उन्मूलन करना? समाज में जो विभेद हैं या आपस में आप लोग जानते हैं कि कास्ट की बात आ जाती है कई बार, या रंग की बात आ जाती, किसी भी तहत आपको भेद नहीं करना। आपको पता है हमारे संविधान में भेद नहीं दिया है, ना ही जन्म के आधार पर, ना ही रंग के आधार पर, ना ही आपके रिलीजन के आधार पर, ना ही आपके कास्ट के आधार पर हम भेद नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अधिकार आपको कहां पर मिला है? फंडामेंटल राइट में। तो आपको बता दें, आपके फंडामेंटल राइट भाग 3 पार्ट 3 के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक आते हैं। उसी में आपका एक आर्टिकल है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। क्या है? राइट टू इक्वलिटी। ये कहां से कहां तक आता है? ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 16 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक, राइट टू इक्वलिटी। एक्चुअली आर्टिकल नंबर 15 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक क्या था? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। यहां पर लिखा गया आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यही मौलिक अधिकार आपको पावर देता है कि आपके साथ, या यूं कहे कि सामाजिक विभेद का उन्मूलन करता है, आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। इसके अंदर आप डीप में जाएंगे तो आर्टिकल नंबर 17 में बोला गया है कि आपके साथ छुआछूत नहीं किया जाएगा, आप किसी भी कास्ट के हो, कुछ भी हो, छुआछूत नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 16 भी बोलता है कि आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बराबर तरीके से। तो राइट टू इक्वलिटी डील करता है, यानी कि समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 1 इसका पूरी तरह से सही हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमने आपको कई बार पहले ही पढ़ाया है। ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 23 से लेकर आर्टिकल नंबर 25 तक आता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर आपका शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार भी हमने आपको बहुत बार बताया, आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 23 तक क्या, आर्टिकल नंबर 22 तक क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार आता है। ये सब आपके मौलिक अधिकार है, पार्ट 3 में आता है, और आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक आता है। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइए, आपके फंडामेंटल राइट किस देश से हमने लिए हैं? तो जो हमने फंडामेंटल राइट लिए हैं वो हमने यूएसए से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध परक डाटाबेस है? संबंध परक डाटाबेस क्या होता है? रिलेशनल डाटाबेस। क्या बोला है? रिलेशनल डाटाबेस। तो निम्नलिखित में से कौन सा, बस पहचानना है आपको, तो थोड़ा सा इजी है। यही अगर पूछ लेता सबसे बड़ा कौन सा है या सीक्वेंस लगाने को बोली तो शायद टफ क्वेश्चन हो जाता। तो रिलेशनल डाटाबेस होता क्या है? देखिए एक्चुअली होता क्या है, ऑनलाइन आप कई बार वर्क करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह कर सकते हैं, क्लाउड जिसको बोलते हैं ना, क्लाउड में आप स्टोर करते हैं। तो ये सब चीजें जिसमें होती है उसको बोला जाता है संबंध परक डाटाबेस बोलते हैं। तो इसको आपको आंसर सीधा सीधा बता देते हैं अगर आपको नहीं पता है। ये है हमारा MySQL, इसको क्या बोलते हैं? MySQL। ये हमारा संबंध परक डाटाबेस है। MS वर्ड, पावर पॉइंट, RDM ये सब संबंध परक डाटाबेस नहीं होते। दूसरा बता दें आपको यहीं पर आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, MySQL वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रिलेशनल डाटाबेस है। अगर ये सेकेंड लार्जेस्ट डाटाबेस है तो फर्स्ट कौन होगा? आपने नाम सुना होगा एक कंपनी का, ओरेकल। ओरेकल है हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा संबंध परक डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस, या यूं कहें क्लाउड होस्टिंग जो सबसे ज्यादा करता है वो कौन करता है? ओरेकल करता है नंबर 1, सेकंड करता है MySQL, और ये सारी चीज नहीं है। तो इसका ये आंसर था, कंप्यूटर क्वेश्चन था और अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इनमें से क्या एक सॉफ्टवेयर है जो आप पर जासूसी करता है ताकि इंटरनेट पर वह आपकी गतिविधियों को भांप सके और उसके मुताबिक आपके सिस्टम में विज्ञापन ला सके? देखिए आप लोग देखते होंगे, आपने मान लीजिए फ्लिपकार्ट में गए, आपने एक पानी की बोतल वहां पर सर्च की। आपने पानी की बोतल कहां सर्च की? फ्लिपकार्ट में। लेकिन अब आप चला रहे हैं फेसबुक, तो आपको पानी की बोतल ही दिख रही है एक तरफ से लाइन से, खूब सारे प्रचार अलग अलग डिजाइन के। या आप गूगल सर्च कर रहे हैं तो वहां पर भी पानी की बोतल दिखने लगती है। इंस्टा चले गए, वहां पर भी आपको पानी की बोतल दिखने लगती। तो ऐसा कैसे हो जाता है? आपने तो सर्च किया था फ्लिपकार्ट में, लेकिन ये सब यहाँ कैसे आ गई? तो देखिए एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, या यूं कहे एक तरह का मालवेयर है, ठीक है। ये इसका नाम होता है एडवेयर। ये इसका काम ही क्या होता है? एड बताना, किस तरह का आपके पास एड चला जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये वर्क करता है। आप जिस चीज की खोज कर रहे हैं वही आपके आंखों के सामने हर जगह दिखाई जाएगी, जिससे कि आप उसको खरीदने के लिए इच्छुक हो जाएं
और अगर आपने एक बार टाल भी दिया है ना कि नहीं लेना है, जब आपके सामने रोज रोज वो चीज आएगी फिर आपका मूड बन ही जाएगा कि चलो यार ले लेते हैं, अच्छी लग रही है ये वाली बोतल, अच्छी लग रही है तो आप ले लेते हैं। तो इसको बोला जाता है एडवेयर के थ्रू ये चीज चलाई जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके पीछे वर्क कर रहा होता है, जो आप पर जासूसी करता है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, आपकी इंटरेस्ट की चीज क्या है, कुछ भी चीज आप सर्च करेंगे। मान लीजिए आप आज जाइएगा, आप एक मोबाइल सर्च करिएगा फ्लिपकार्ट में या अमेजोन में कहीं भी, तो आपको फेसबुक, गूगल या इंस्टा या जो भी चीज आप चलाते हैं ना, हर जगह आपको मोबाइल के एडवर्टीजमेंट दिखने शुरू हो जाएंगे अलग अलग कंपनी के, जिससे कि अब आप उसके अंदर डिटेल में जाएंगे यार ये मोबाइल अच्छा है, और आपका मन नहीं भी होगा ना तो भी आप ले लेंगे अगर आपके पास बजट है तो इस तरह ये एडवेयर वर्क करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वैधानिक, वित्तीय, बजट इत्यादि मामलों के लिए प्रमुख मंत्रालय कौन सा होता है? देखिए आपको बता दें, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। केंद्र की, पहले तो ये केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है। आपको बता दें केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश दोनों के सारे वित्तीय मामले कौन देखता है? हमारा वित्त मंत्रालय देखता है। बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था। केंद्र की सारा वित्त से रिलेटेड मामला होगा, वो चाहे आय से रिलेटेड हो, आपकी इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, वो चाहे शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, पूंजीवाद से रिलेटेड हो, या वो अन्य कोई भी मामला, वो सारा वित्त मामला कौन देखेगा? हमारा वित्त मंत्रालय देखता है। क्या आप बता सकते हैं हमारे वित्त मंत्रालय का जिक्र अपने संविधान के किस आर्टिकल में हुआ है? ये हुआ है हमारे अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 280 के अंतर्गत। ठीक है, हम आंसर यहीं पर बताते चल रहे हैं। कमेंट में करने को बोलते हैं तो आप लोग कई बार कमेंट नहीं करते हैं, हालांकि ये आपके लिए एक निगेटिव पॉइंट है कि आप कमेंट नहीं करा करते, क्वेश्चंस के आंसर कमेंट नहीं करते। कई बार आपको पता नहीं होते, अगर पता नहीं होते तब नहीं कर रहे तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। आपको सर्च करना चाहिए गूगल में, और करना चाहिए, क्योंकि आप जब सर्च करते हैं तो एक साथ आपको 3-4 क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। और अगर आपको पता है फिर नहीं कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा काम चोरी मक्कारी छोड़िए, कमेंट करिए, लिखिए, पढ़िए। जितना रिवीजन करेंगे, जितनी बार लिखेंगे, आपको उतना ज्यादा याद होगा। ठीक है, तो ये सब करा करिए आपके फायदे के लिए, मेरे लिए नहीं। हमें कमेंट करने से हमें थोड़ी कुछ मिल जाएगा, आपके फायदे के लिए चीज है। इस वजह से हम कई बार आपको क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए, लेकिन आप जब नहीं बताते तो हम यहीं पर उसका आंसर बता दिया करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला कौन सी थी? देखिए राज्यपाल पद, भारत में राज्यपाल के पद पर पहली महिला कौन नियुक्त है, ये क्वेश्चन पूछा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको बता दें जो पहली महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजिनी नायडू जी। अब क्वेश्चन आता है, सरोजिनी नायडू जी राज्यपाल थी, पहली महिला राज्यपाल, तो ये किस स्टेट की रही होंगी? तो आपको ये भी बता दें ये अपने उत्तर प्रदेश की ही राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश की पहली और साथ साथ पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू जी थी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, क्या आप हमको बता सकते हैं कि यूपी की छोड़िए, पहली, यहां पर ही पहले ही आ जाएगा, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सीएम। क्या आप बता सकते हैं कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये बता दें आपको यूपी की ही है, ये भी यूपी की पहली मुख्यमंत्री जो बनी महिला वो थी सुचेता कृपलानी। क्या नाम है? सुचेता कृपलानी। नाम याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में ये आ चुका है, यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस वजह से हमने यहाँ पर इसको भी जिक्र कर दिया है। ठीक, तो ये भी चीज आप पॉइंट वाइज नोट बना के लिख लिया करिए। हमने कई बार आपको बोला है हमसे पढ़ते समय आप पेन और कॉपी जरूर लेके बैठा करें। हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं कराते हैं, बल्कि आपको हर क्वेश्चन में जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सके उतना ज्यादा देने की कोशिश किया करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हिंदू कानून ग्रंथ में दाएं भाग किसने लिखा है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए आपको हमने शुरुआत में बताया सॉरी, अभी मेरी थोड़ी तबीयत अभी तक नहीं सही हुई है, करीब 15-20 दिन हो गए, बीच बीच में खांसी आ जाया करती है, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे सही हो जाएगा और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहेंगे। देखिए मूल विधि का हमने आपको पहले बताया है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है जो अपना मूल विधि है ना, जो कानून ग्रंथ है, उसमें दाएं भाग किसने लिखा है? दाएं भाग होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद बात करते हैं किसने लिखा है। देखिए दाएं भाग वो होता है कि आपकी जो पैतृक संपत्ति है, जो आपके दादा की संपत्ति हो गई या पिता की संपत्ति हो गई, तो ये सब का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसका वारिस कौन होगा, किसका कितना हक होगा, ये सब कहां पर, ये सब जहां पर लिखा है उसको बोला जाता है दाएं भाग। ठीक है, तो यही चीज पूछा जा रहा है कि इसको किसने लिखा है। ठीक है, तो ये आपको बता दें, ये वेस्ट बंगाल के एक थे, उन्होंने लिखा है, जीमूत वाहन साहब ने लिखा है। किसने लिखा है? जीमूत वाहन साहब ने लिखा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही डीप लेवल का क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। हमने आपको समझा दिया दाएं भाग क्या होता है, जो आपकी पैतृक संपत्ति है उसका वारिस कौन होगा,
उसका कौन कौन उसको क्लेम कर सकेगा। और आपको एक चीज बता दें, अच्छा यहीं पर आपको बता दें, शायद आपको ना पता हो, देखिए आपका अपने पिताजी की संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं होता, ये हमारे कानून ग्रंथ में लिखा हुआ। जी हाँ, आपके पिता की संपत्ति पर आपका कोई भी अधिकार नहीं होता, चाहे आप बेटे हो या बेटी हो। ये चीज अपने कानून में लिखा है। हालांकि परंपरा चली आ रही है, बेटे लोग आपस में बंटवारा कर लेते हैं, ये मतलब एक तरह से कह रहे हैं समाज में चल रहा है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पिता की संपत्ति पर ना तो बेटे का हक होता है ना बेटी का हक होता है। तो बात करेंगे फिर क्या है, दादा की संपत्ति पर, जो आपकी पैतृक जिसको बोलते हैं, जो दादा की संपत्ति होती है उस पर अधिकार होता है। बेटे और बेटी दोनों का बराबरी का अधिकार होता है। किसका? दोनों का बराबरी का अधिकार होता है। यानी कि अगर आप एक भाई और एक बहन ही है आपके, तो दोनों में दादा की संपत्ति पापा के पास जो है ना, उस पर बराबर का बंटवारा होगा। पापा वाली संपत्ति पर किसी का अधिकार नहीं है, वो जिसको चाहे जितना मर्जी दें, चाहे तो ना दे, समाज में बांट दे, दान कर दे। तो ये कानून है अपने भारत में। कई लोग को नहीं पता रहा होगा, इस वजह से हमने यहाँ पर आपको बता दिया है ये कानून है। तो बेटियां भी जागरूक हो जाएं, जाके अपना हिस्सा मांगा करें, ऐसे नहीं छोड़ दिया करें अपना हिस्सा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र जो अंडमान निकोबार है, क्वेश्चन बोल रहा है उसका हाई कोर्ट कहां पर है, कुल मिलाकर क्वेश्चन ये पूछ रहा है। देखिए आपको बता दें, हाई कोर्ट बात करते हैं, भारत में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 1861 का एक्ट आया था, उसके तहत हाई कोर्ट की स्थापना हमारे यहाँ हुई। पहला हाई कोर्ट बना 2 जुलाई 1862 में, पहले हाई कोर्ट की स्थापना हुई। और वो कौन सा हाई कोर्ट था? कलकत्ता हाई कोर्ट। ये हमारे भारत देश का पहला हाई कोर्ट था। उसके बाद 1862 में ही 2 और हाई कोर्ट बने, वो थे मद्रास हाई कोर्ट और एक था बॉम्बे हाई कोर्ट। तो 3 हाई कोर्ट एक साथ बने 1962 में, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट। फिर भी अगर ऑप्शन में ये तीनों आ जाए और पूछ ले सबसे पहले कौन बना, तो आप कलकत्ता को मार्क करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1866 में इलाहाबाद में भी हाई कोर्ट की स्थापना हो जाती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, इलाहाबाद जिसको आप बोलते हैं इलाहाबाद। ठीक, तो अब उसके जब हमारा भारत देश आजाद हो जाता है, तो हर राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, लिखा हुआ है हर राज्य में हाई कोर्ट होता है। लेकिन फिर भी जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि बहुत ज्यादा छोटे छोटे हैं, और या तो कुछ स्टेट की बात करें जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, बहुत ज्यादा छोटे छोटे हैं, तो इन पर हमने सबका हाई कोर्ट अभी नहीं बना हुआ है। तो ये लोग किसके अंतर्गत कार्य करते हैं, ये हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे कि अगर बात कर ली जाए कि आपको पता है लक्षद्वीप यहाँ पर पड़ता है, तो लक्षद्वीप हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका हाई कोर्ट कहां पर होगा? तो इसके निकटतम राज्य पड़ता है केरला, तो लक्षद्वीप किसके अंतर्गत आता है? केरला हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। वहीं पर अगर बात कर लिया दमन एंड दीव, दमन और दीव कहां पर आता है? यहां पर आता है। और इसके बगल में कौन सा पड़ जाता है? महाराष्ट्र पड़ जाता है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट आ जाता है। अच्छा एक चीज बता दें, महाराष्ट्र स्टेट है लेकिन आज तक उस हाई कोर्ट का नाम बॉम्बे हाई कोर्ट ही है। इन तीनों के नाम आज तक चेंज नहीं किए गए। इसको ना तो वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट बोला जाता है, ना ही बॉम्बे वाले को महाराष्ट्र हाई कोर्ट बोला जाता है, ना ही मद्रास वाले को चेन्नई या तमिलनाडु हाई कोर्ट बोला जाता है। इन सब के ओरिजिनल नाम जो 1862 में रखे गए थे, वही के वही आज तक चले आ रहे हैं। हालांकि इसकी अपील की गई है कि इनके नाम चेंज किए जाएं, क्योंकि अब तो हम आजाद हो गए और नाम चेंज हो गया हल्का हल्का। जैसे इसका नाम महाराष्ट्र है, तो इसका नाम महाराष्ट्र हाई कोर्ट होना चाहिए, बट नहीं, अभी भी उस हाई कोर्ट का नाम बॉम्बे हाई कोर्ट है। ये बात भी आप याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन में पूछ लिया गया था। ठीक है, तो दमन दीव हो गया, गोवा हो गया, ये सब के हाई कोर्ट किसके अंतर्गत आते हैं? बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह पूछा गया जो आपका ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, आपको पता है ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है? तो आपको बता दें ये आता है हमारे कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन थे हमने आपको सारे बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के किसी भी मामले में समझौते का विचार अवैध है? और तदनुसार उच्चतम न्यायालय ने ऐसे सभी मामलों में मध्यस्थता की संभावना को खारिज कर दिया। देखिए बात, केस एक बार हुआ यूं कि केस पहुंचा, क्या रेप के मामले में भी मध्यस्थता हो सकती है? क्या आपस में समझौता हो सकता है कि भाई आपस में समझौता कर ले, कुछ पैसे दे ले, या किसी भी तरह से मध्यस्थता कर ली जाए? तो उच्चतम न्यायालय ने सुनाया था कि ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी नहीं किया जाएगा। उसके पहले ये होता था, लेकिन उसके बाद से अपने सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ऐसा कभी नहीं होगा, किसी भी तरह की मध्यस्थता की संभावना को भी खारिज कर दिया।
किसी भी तरह की संभावना को। मतलब ऐसा भी नहीं कि आप कह दे अब रेप कर लिया तो जाओ उससे शादी कर लो और आपको सजा नहीं मिलेगी, मतलब यहां तक की संभावना भी खारिज है। अब ये जान लीजिए, मतलब मध्यस्थता की संभावना भी खारिज है। अगर आपने बलात्कार या बलात्कार का प्रयास किया है तो एक अपराध है, उसके बदले आपको सजा ही मिलेगी, कोई मध्यस्थता का रास्ता नहीं है। तो ये कौन सा केस हुआ था जिसके बाद से ये निर्णय सुनाया गया था? तो आपको बता दें ये केस था हमारा मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल। मदन लाल जी साहब थे, इन्होंने केस किया था मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश कोर्ट से ये पहुंचा फिर सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट सुनाया। तो नाम याद रखिएगा, मदन लाल साहब ने बहुत ही बेहतरीन केस कोर्ट में ले गए और ये जजमेंट निकलकर वहां से आया। मध्य प्रदेश का केस था, मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल। अच्छा क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए? हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता होगा, फिर भी आपको डिटेल बता देते हैं कि जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। उसी के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 22 आता है, वो भी आपका मौलिक अधिकार है। और उस मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये लिखा गया है कि अगर कोई आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो आपको हर हालत में वो 24 घंटे यानी कि एक दिन के अंदर आपको हर हालत में कोर्ट में प्रस्तुत करेगी, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी, अन्यथा आपको रिहा कर दिया जाएगा। और न केवल इतनी चीजें, ये तो आपका क्वेश्चन था, न केवल इतनी चीजें बल्कि वहां पर ये भी सब लिखा गया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि क्यों आपको गिरफ्तार किया गया है वो आपको जरूर बताएगी। ये आर्टिकल नंबर 22 में ही लिखा गया है। आपको वकील से बात करने का पूरा हक रहेगा, अपना वकील रखने की आजादी होगी, ये भी वहां पर लिखा गया है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट में प्रस्तुत किया जाएगा और आने जाने का, हालांकि आने जाने का टाइम वहां पर एक्सक्लूड कर दिया गया है। मान लीजिए आने जाने में टाइम लग जाता है किसी कारणवश, तो वो 24 घंटे एक्स्ट्रा हो सकता है, बट जेल के अंदर आपको मात्र 24 घंटे ही रख सकती है। तो ये सब कहां पर लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 22 में लिखा गया है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि उल्टा क्वेश्चन भी घुमाकर पूछ लेता है कई बार। और कितने घंटे रख सकती है? मात्र 24 घंटे, एक दिन ही रख सकती है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं और ये हमारे क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। लंबी क्लास हो रही है, आधे घंटे के करीब, तो इसको लास्ट करेंगे। इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन खत्म करने से पहले एक बार फिर से आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट बताया करें कैसे लग रहे हैं, जिससे कि हम उनको सुधार सकें, फीडबैक बताया करें। और हम जैसा कि नए चैनल है, आप देख रहे हैं बहुत कम लोग देखते हैं, आप व्यू से ही जान जाते हैं अभी नया चैनल है, तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है थोड़ा सा सपोर्ट करें, शेयर करें वीडियोस को। व्हाट्सएप, इंस्टा आप बहुत कुछ चलाते हैं, फेसबुक आप शेयर करें, लोगों को तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं कि हमारे चैनल पर भी यूपीएसआई की तैयारी कराई जा रही है। न केवल यूपीएसआई बल्कि जो भी एग्जाम आता जाता है हम सभी एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट करें, आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। और कोई आपसे पैसा यहाँ पर नहीं मांगा जा रहा है, सारी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएंगी, तो ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आप इसको स्वीकार करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टा, फेसबुक या भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर ले। वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी, या भी आपकी कोई भी क्वेरी है वहां पर आपके सारी क्वेरी का निराकरण कर दिया जाएगा, सभी क्वेरी का आंसर कर दिया जाएगा। क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, स्टेट के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन हमने आपको बहुत बार बताया है। आपके शेड्यूल 7 के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है? संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। कहां पर दिया है? शेड्यूल 7 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसके अंदर हमने आपको विषय पहले बता चुके हैं। संघ सूची में इस समय कितने विषय हैं? 100 विषय हैं, पहले 97 हुआ करते थे। राज्य सूची में इस समय 61 विषय है, पहले 66 हुआ करते थे। और जो समवर्ती सूची है उसमें इस समय 52 विषय हैं, पहले 47 विषय हुआ करते थे। ये सब हमने आपको बहुत बार बताया, इसीलिए यहाँ पर हमने जल्दी आपको एक बार फिर से रिवाइज कर दिया। याद कर लीजिए, देखिए आपके एग्जाम में आ गया ना और आप कहेंगे अरे मिस हो गया, तो बहुत बुरी चीज है, उससे बुरी चीज कोई नहीं हो सकती। तो बेटर है कि आप याद कर लें, पढ़ें। याद देखिए रटना नहीं होता है चीजों को, आप बस हम पढ़ा रहे हैं, हम आपसे बोल रहे हैं, बस हमारे साथ पढ़ते रहिए। आधे घंटे अगर हमारे साथ हैं तो पूरे तन मन धन से हमारे साथ रहिए। कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और बिल्कुल फोकस होके पढ़िए। किसी की बात अगल बगल बिल्कुल कुछ क्या चल रहा है आप बिल्कुल बगल से समझ लीजिए, बारात निकल जाए आपको पता ना चले। इतना फोकस होके आधे घंटे का समय हमें दे दीजिए, आपको बाद में रिवीजन करने तक की जरूरत नहीं, ये हमारा वादा है, ठीक है। और ये 40 नंबर है ना, आपको 30 नंबर यहाँ से हम हर हालत में 30 से ज्यादा दिलवा देंगे। बहुत ही ज्यादा टफ पेपर है, इस वजह से हमने 30 बोला है, वरना हम 40 में 40 ही बोल सकते हैं। बट हमें पता है इस लेवल, इस क्वेश्चन जो लेवल है क्वेश्चंस के वो क्या है, हम करा रहे हैं पिछले 1 महीने से क्वेश्चन आपको। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो बिल्कुल हमारी बात मान जाइए। 50 दिन से ज्यादा समय आपके लिए नहीं बचा यूपीएसआई में, और सीरियस होकर पढ़ाई करिए।
देखिए राज्य सूची के अंतर्गत क्या आता है, वन विषय हमने बताया था आपको, ये राज्य से कन्वर्ट कर दिया गया था समवर्ती सूची में। वन्य पशु और पक्षियों की सुरक्षा, ये भी समवर्ती सूची का विषय हो गया है। बीमा हमारा संघ सूची का विषय होता है, यानी कि यूनियन की लिस्ट के अंतर्गत आता है। जो पथकर है, पथकर का मतलब होता है रोड टैक्स, पथ मतलब रोड, कर मतलब टैक्स, जो रोड टैक्स होता है ये किसमें आता है हमारा, ये राज्य सूची का विषय होता है, स्टेट के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पथकर क्या होगा, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो यही था हमारा आज, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।